Hey everyone, good morning, all of you. Have a nice day. All okay, all good. Hope you are doing well, good, fine. So let's start. Today we are going to discuss current important topics. रोज़ की तरह चलिए देखेंगे 4-5 टॉपिक. So let's start. पहला चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज. ये न्यूज़ में क्यों आया है ये देखेंगे. न्यूज में इसलिए आया कि अमित शाह जी फिर से री इलेक्ट हुए हैं ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज का चेयरमैन. उसको इसका टाइम पीरियड क्या है 2019 से 2024 तक के लिए री इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि इससे पहले भी वही थे और इस बार भी इनको ही री इलेक्ट किया गया. ये ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है, कितने ऑफिशियल लैंग्वेज. इस ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, शेड्यूल्ड लैंग्वेज. पहले इसका अंतर समझते हैं. जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दिया है. और शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितना है तो 22 लैंग्वेज शेड्यूल्ड लैंग्वेज. और फिर नेशनल लैंग्वेज नहीं. तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है इस पर. तो इस तरीके से क्या कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बोला गया है कि ठीक है इंग्लिश में काम होगा लेकिन हिंदी पे एम्फेसिस किया जाए, हिंदी पे भी जोर दिया जाएगा. और कहीं ना कहीं थोड़ा हिंदी को प्रमोट करना है, हिंदी के तरफ आगे बढ़ना है. तो इसका वही है कि 2047 आते आते जितने भी गवर्नमेंट वर्क हैं इंडिया के सब डन होंगे इंडियन लैंग्वेज. मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं हिंदी को आगे लेकर आना है, इंग्लिश के क्रेज़ को थोड़ा सा कम करना है जो भी ऑफिशियल. अब हम देख लेते हैं कि इसका कब स्थापना 1976 में पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज. इसका 19 किसके तहत आता है, अंडर सेक्शन 4 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963. और इसको चेयर कौन करते हैं, चेयर बाय यूनियन होम मिनिस्टर. इसमें 30 मेंबर्स होते हैं. हम इससे पहले भी पार्लियामेंट्री कमेटी सेपरेट, जैसे एस्टिमेट कमेटी, पैक कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, इस तरीके से इसमें 30 मेंबर्स होता है. 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से. इसका पर्पस क्या है, वही हम जो बात की, हिंदी रिन्यू ऑफ हिंदी एसेज, हिंदी के को फिर से रिन्यू मतलब करना है उसके यूज़ को. रिकमेंडेशन क्या है कि हिंदी का लैंग्वेज ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इंक्रीज़ करना है, कहीं ना कहीं इंग्लिश को डिस्करेज करना है थोड़ा सा. कमेटी जो है ये क्या कहते हैं, अपना रिपोर्ट कहाँ देती है, तो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देती है और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है और फिर जाके सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाता है. तो ये था हमारा न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि अमित शाह जी को अपॉइंट हुए सेकेंड टाइम फिर से ऑफिशियल लैंग्वेज के चेयरमैन, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के चेयरमैन. देख लिया हम कैसे क्या इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा. सब पर्पस वही है कि हिंदी को कहीं ना कहीं डिस्करेज करना और इंग्लिश को डिस्करेज करना और हिंदी के यूज़ को ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इंक्रीज़ करना. अगला टॉपिक है हमारा मिशन मौसम. मिशन मौसम क्या है, ये है तो हिंदी टर्म मौसम वेदर से रिलेटेड. तो ये क्यों आया है, देखिए न्यूज़ में हम आए दिन देखते रहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ के केरला के वायनाड में कितने एकदम से मैसिव लेवल पर लैंडस्लाइड हुआ था और फिर हिमाचल प्रदेश में भी हुआ था. तो ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं ये सब इतने बड़े बड़े मैसिव लेवल पर आते हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. तो इसलिए ये मिशन मौसम क्या करेगा, कहीं ना कहीं आप वेदर फोरकास्ट करके कहीं ना कहीं उस चीज़ को अगर आप अपने वेदर फोरकास्टिंग को स्ट्रॉन्ग बना लेते तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप समझ सकते थे, जान सकते थे या कुछ ना कुछ तैयार हो सकते थे. तैयार होने का मतलब क्या, वहाँ जो भी जानमाल था उसको हम डिस्प्लेस्ड कर सकते थे,
जैसे होता है ना कि साइक्लोन हो या फ्लड हो, ये सब। तो अगर पहले कुछ न्यूज़ मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो कहीं ना कहीं हम जान माल को तो बचा सकते हैं, हम ह्यूमन लाइफ्स को तो बचा सकते हैं, बाकी और उतना नहीं लेना दें, ह्यूमन लाइफ्स को हम बचा सकते हैं। तो ये मिशन मोशन कहीं ना कहीं इसी सब चीज़ को पुष्ट कर, इसी सब चीज़ को एक्यूरेसी देने के लिए लाया है। ये गवर्नमेंट के अप्रोवेशन, ये मल्टी फेसेटेड और ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है। पहले तो ये देख लेंगे इसका कितना बजट इस पर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो 2000 करोड़ का बजट, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए लाया, इसका रखा है बजट 2000 करोड़। ये इसमें क्या गया, इंडिया के वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड जो भी साइंस रिसर्च और सर्विस चल रहे हैं इंडिया को बूस्ट करने, जो हम बात बोले कि जैसे साइंस रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, जो भी रिसर्च रिलेटेड, तो उसमें जो हम इंडिया के वेदर को कहीं ना कहीं हम एक अगले पायदान पे ले जाए, उसको बूस्ट करें, वेदर को स्ट्रॉन्ग करे। कहीं ना कहीं जितने भी नेचुरल कैलमिटीज़ होते हैं, कहीं ना कहीं वो वेदर पे डिपेंड होते हैं। और हम लोग अगर इसके एक्यूरेसी, इसके फॉरकास्टिंग को अगर हम जान लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हेल्प हो सकता है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। इसका एम वही है कि एक्यूरेसी देना है इन फोरकास्ट एंड नाउकास्ट। नाउकास्ट मतलब प्रेजेंट में भी बता सके, और फोरकास्ट मतलब संभावना, कोई भी मौसम का कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस चीज़ को हम स्ट्रॉन्ग कर सके, एक्यूरेटली हम दे पाए इंफॉर्मेशन। इसका इम्प्लीमेंट कौन करता है? मिनिस्ट्री अगर देख लिया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस याद रखना है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? देखिए सिग्निफिकेंस, अगर हम ये इस मिशन मौसम के तहत अगर हम वेदर पे कंट्रोल, मतलब वेदर फोरकास्टिंग पर हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम एक्यूरेसी एकदम से 100% देने लगते हैं, तो क्या होगा? एग्रीकल्चर में डायरेक्ट बेनिफिट होगा फार्मर को। उतने फसल जो ख़राब होते हैं, बेकार होते हैं, तो वो चीज़ फार्मर को अगर 100% एक्यूरेसी मिलता है, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में बेनिफिट होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, जो बात की हम, लैंडस्लाइड, फ्लडिंग, सुनामी, साइक्लोन, ये सब, इस सब चीज़ में हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। डिफेंस में भी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में भी, एविएशन, हमारे जो भी एविएशन है, मतलब फ्लाइट्स, वाटर रिसोर्स, पावर, टूरिज्म, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, हेल्थ, कहीं ना कहीं ये जो भी हैं, ये कहीं ना कहीं वेदर पर डिपेंडेंट है, कनेक्टेड है वेदर से। इसलिए इस मिशन को लाया गया है। 2000 करोड़ का इसका बजट है, 2 साल का इसमें टाइम दिया गया है कि कहीं ना कहीं ये हर टूरिज्म हो गया हमारा, रिसोर्स, इन्वायरमेंट, डिजास्टर में, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, जो भी है, हेल्थ है, हर चीज़ कहीं ना कहीं वेदर से रिलेटेड है, वेदर पर डिपेंडेंट है। सो वेदर के का फोरकास्टिंग और नॉकास्ट को एक्यूरेसी 100% देना है। कुछ और मिशन भी वेदर फोरकास्टिंग को लेकर आए थे पहले। तो प्रोजेक्ट मौसम, ये मिशन मौसम है। प्रोजेक्ट मौसम पहले 2014 में आया था कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। और एक और मिनिस्ट्री था नेशनल मॉनसून मिशन, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के 2012। तो ये था हमारा मिशन मौसम। याद रखना है कि कितने बजट इसमें एलोकेट किया गया, तो 2000 का बजट 2 साल के लिए। स्पेशली वही है कि मिनिस्ट्री याद रखना है किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया है, तो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा। कभी कभी जैसे मिशन मौसम अगर बोल दिया मिनिस्ट्री होता है, इंसान को लगे चलो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, नहीं, अर्थ साइंस। और एम हम इसमें वही देखेंगे कि एक्यूरेसी देना। अगला न्यूज़ हमारा तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये क्या, तापी क्या है? पहले हम फुल फॉर्म, तापी तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तापी हो गया पाइपलाइन प्रोजेक्ट। न्यूज़ में इसलिए तालिबान जो है तुर्कमेनिस्तान विजिट किया कि ये
लंबे समय से जो डिलेड ये तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट था उसको फिर से री इनॉग्रेट करे, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया है। देख लेते हैं ये कब स्टार्ट हुआ था, कैसे क्या था। ये जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ये क्या है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है, जिसमें क्या होगा, नेचुरल गैस जो का ट्रांसपोर्टेशन होगा कहाँ, तुर्कमेनिस्तान से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, आते आते इंडिया तक। रूट इसका अगर हम देख लें तो इसका ओरिजिनेशन होगा गैलेसिया गैलकिन्स गैस फील्ड, कहाँ, तुर्कमेनिस्तान में है, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट गैस रिजर्व, यहाँ से ओरिजिनेशन होगा, मतलब ये पाइपलाइन यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और फिर ये अफ़गानिस्तान आएगा, फिर पाकिस्तान, फिर ये आके इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के फजालिका में एंड हो जाएगा। तो इसका ओरिजिनेशन और एंडिंग पॉइंट को याद रखना है। और इसमें कितनी कंट्री इन्वॉल्व हैं, तो तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, 4। फाइनेंसिंग इसको फंड कौन देता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसका फंडिंग होता है। लेकिन हालांकि तुर्कमेनिस्तान जो है लोन लिया है $700 मिलियन, और बाकी इधर 3 कंट्रीज का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था $200 मिलियन। सिग्निफिकेंस वही है कि इंडिया जो है क्या कि अगर हम देखें तो इंडिया वर्ल्ड इनर्जी कंजम्पशन में इंडिया कितना परसेंट करता है, तो 9%, और ग्लोबल प्रोडक्शन जो है इंडिया का 5% ही रहेगा। तो तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं समझ में आ गया ये क्या है। बस चारों कंट्री का याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान, अफगान, पाकिस्तान, इंडिया। और ये क्या है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है, जिसमें वो ये है कि नेचुरल गैस तापी ये तुर्कमेनिस्तान से शुरू करके इंडिया तक लाना है। और हम ओरिजिनेशन भी देख लेते हैं, गैलकिन्स से फजलिका तक फंड एड भी करता है। और अगला हमारा एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज किस किस के बीच है, तो इंडिया और ओमान के बीच है। जैसे पहले प्रीवियसली आ चुके हैं नसीम अल बहर, अल नाग, ईस्टर्न ब्रिज, ये सब जो है इंडिया और ओमान के बीच होता है। न्यूज़ में इसलिए आया है कि ये एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज जो है कहाँ हो रहा है, तो ओमान में हो रहा है। इंडिया और ओमान के बीच होता है, ओमान में हो रहा है। 11 से 22 सितंबर तक होगा, और ओमान में ही ओमान के एयरफोर्स बेस मस्जिद में हो रहा है। न्यूज़ में इसलिए आया कि इंडिया की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट इंडिया की तरफ से MiG-29 उस एक्सरसाइज में हिस्सा लेना है, जैगवार C-17 ये सब हिस्सा लेना थे, इसलिए ये न्यूज़ में आ जाता है। तो और इसका ये क्या है, 7th एडिशन, ईस्टर्न ब्रिज 7th एडिशन है। और देख लें कहाँ कहाँ होगा। स्पेशली इसका क्या उद्देश्य है कि रॉयल ओमान फोर्स, एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स, याद रखना है इंडिया और ओमान के बीच है। और ये क्या है, एयरफोर्स एक्सरसाइज। ये इंटरऑपरेबिलिटी और जो भी कॉपरेशन है, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है, उसको स्ट्रेंथन करे, एक प्लेटफॉर्म तैयार करे, जॉइंट ट्रेनिंग मिशन हो, और दोनों एयरफोर्स के बीच एक हम इंटरऑपरेबिलिटी और कॉपरेशन को इन्हांस करें, यही है। तो याद रखना एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज ये क्या है, इंडिया और ओमान के बीच होता है। ये क्या है, इंडियन मतलब एयरफोर्स एक्सरसाइज है। 7th एडिशन था इस साल, और इस साल ओमान में ही हुआ। इससे पहले हम जैसे नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के बीच होता है, नेवल एक्सरसाइज है। अल नगा जॉइंट एक्सरसाइज है, आर्मी के बीच होता है, इंडिया और ओमान के आर्मी के बीच। और ईस्टर्न ब्रिज ये तो पर है जॉइंट एक्सरसाइज एयरफोर्स के बीच। अगला टॉपिक हमारा कुरकुमा उंगमेंसिस। ये क्या है, ये जो है टर्मेरिक का जीन है, जो नागालैंड में हाल ही में देखा गया है, डिस्कवर वो क्या गया है, ढूंढा गया है। ये क्या है, टर्मेरिक का एक कज़िन है। ये राइजोमेटोस हर्ब है, और इसका जीनस क्या है, जीनस कुरकुमा, उसी से उसका नाम गया है, जीनस कुरकुमा बिलोंग करता है। और उंगमेंसिस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये उंगमा विलेज नागालैंड के मोकोचुंग डिस्ट्रिक्ट के उंगमा विलेज में, तो इसलिए इसके नाम से उंगमेंसिस रख दिया है। तो याद रखना है कुरकुमा उंगमेंसिस क्या है, ये कज़न है टर्मेरिक का,
न्यूज़ में अब देख लेते कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ। अगर हम बात करें वाइडली कहाँ कहाँ, तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ चीन, यहाँ से भी देखा जाता है। इंडिया में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान निकोबार बार में देखा गया। ये राइजोम्स हैं। राइजोम्स क्या होता है? ये सूट्स होते हैं जो मतलब हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं। ये ग्राउंड के नीचे सब टेरेनियन होते हैं, और ये बरीड इन सॉइल ब्रांच एंड फाउंड, इस ब्रांच निकला हुआ रहता है और ये डीपली बरीड रहते हैं सॉइल में। सूट्स में जैसे एडवेंचरस रूट होता है, जैसे होता है ना टैप रूट, फाइब्रस रूट, तो उसी तरह एडवेंचरस रूट होता है उसके बॉटम की तरफ। फंक्शन इसका यही है कि फूड स्टोरेज और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये किससे बिलोंग करता है? ये राइजोम्स में आता है, कहीं कि ये राइजोम्स में आता है। कुरकुमा उगमेंसिस न्यूज़ में आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किस स्टेट में और क्या है ये। तो ये कजन है टर्मेरिक का और नागालैंड। राइजोमेटस हर्ब, तो हम देख लिए राइजोम्स किस में आता है, क्या आता है। एक और टॉपिक है शायद, एक अगला टॉपिक है मॉन्टेलू कास्ट। ये मॉन्टेलू कास्ट ये एक ड्रग है, ऑरली ड्रग है, जिससे मतलब इंसान को होता है, नहीं होता कि कभी चेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, कभी सांस फूल रहा है, कभी एकदम, तो ये सब जो अस्थमा के कुछ लक्षण होते हैं या उस तरह से, ये सब उसी को प्रिवेंट करने के, कभी कभी ब्रीदिंग में जो बहुत ज़्यादा एकदम से सांस फूलने, उस सब को प्रिवेंट, ये एक मॉन्टेलू कास्ट, ये एक ड्रग है जो क्या कहते हैं, जिसको रिटेल मतलब जिसको केमिस्ट के द्वारा बस ऐसे ही कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया जाता है, बस ऐसे ही जाओ बोलो और दे देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उतना भी हेल्पफुल नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा हार्मफुल है। तो न्यूज़ में इसलिए आ गया है कि इसको ना इंसान सोचता है कि एंटी हिस्टामिन क्या होता है? एंटी हिस्टामिन होता है ऐसे ड्रग्स, कॉमन ड्रग्स होते हैं, जैसे कि आपके शॉर्ट लिव्ड जो भी एलर्जिक रिएक्शन, जैसे सर्दी खांसी जुकाम ये सब हो गया है, तो उसके लिए आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन को, तो इसको भी मॉन्टेलू कास्ट को भी उसी में रख दे। लेकिन ये उतना भी नहीं है कि आप इसको बस ऐसे ही बिना प्रिस्क्रिप्शन का बेच रहे हैं और फिर इस तरीके से। तो ये एंटी हिस्टामिन नहीं है। एंटी हिस्टामिन देख लिए क्या होता है। इसका एबिलिटी जैसे फिर ये टैबलेट के रूप में, बच्चे के सिरप के रूप में, च्यूअल टैबलेट के रूप में अवेलेबल होता है। यूएस फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 1988 में अप्रूव किया गया था। इस सिंगुलर ब्रांड के नाम से मार्केट में, और इसको अप्रूव किया गया जैसे क्रॉनिक अस्थमा सबको ट्रीट करते प्रिवेंशन और एक्सरसाइज इंक्लूज रिलेटेड जो ब्रोंकोस्ट्रिक्शन होता है। तो यही एक मॉन्टेलू कास्ट इसलिए न्यूज़ में आ गया है, ताकि कहने का मतलब जिस तरीके से इसको धरल केमिस्ट के द्वारा बिना प्रिस्क्रिप्शन, तो ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है। इस पर थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। तो हम 3-4 टॉपिक हम देख लिए, क्या क्या देखे। एक चेयरमैन देखे पार्लियामेंट्री कमेटी के, किसको बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज का, तो अमित शाह जी को बनाया गया। उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश होता है, उसका देखे। उसमें यही था कि हिंदी पर के यूज़ को इंक्रीज़ करना है। फिर मिशन मौसम देखे 2000 करोड़ का मिशन, और फिर इसमें वेदर के फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी लाना है। फिर तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट में 4 कंट्री तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया था। और एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, ये जो है इंडिया और ओमान के बीच एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और देखे जैसे आलना का, ये आर्मी के बीच, इंडिया और ओमान के आर्मी के बीच, नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के नेवल के बीच, इस तरह से। और कुरकुमा ओमेंजिसिस तो देखे ही हम, ये एक टर्मेरिक का कजिन है। ये राइजोमेटस हर्ब से, तो जीनस कुरकुमा से बिलोंग करता है। और नाम नागालैंड के ओमा विलेज पर पड़ा है। सो आज के लिए बस इतना ही न्यूज़ था। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना है। थैंक यू। तब तक के लिए गुड बाय।